आज हम बात करने वाले हैं PT 365 इकोनॉमिक्स के बारे में। और यहाँ पे हमने सेकंड लेक्चर ख़त्म कर लिया, तो आपको आप चेकआउट कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है। पहली जो न्यूज़ है थर्ड की, वो है फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, तो ये रिलीज़ हुई है जुलाई के महीने में 2020 की। तो FSR जो है वो एक बाय एनुअल रिपोर्ट है, मतलब साल में 2 बार निकलती है, और ये बताता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है और फिट करता है अपनी रेजिलेंस जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की होती है। ये इंडिया की बात कर रहा है, ऑब्वियसली आपको सबको पता ही है। रिपोर्ट बेसिकली बताता है सिनेरियो कि क्या कोविड-19 के बाद क्या चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पे अदर की फाइंडिंग क्या है, ग्रॉस NPA जो है रेशियो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, वो इंक्रीज़ कर दिया है। पहले 8.5 था मार्च 2020 में, और मार्च 2021 मतलब 1 साल बाद 12.5% कर दिया है। NBFC की बात करूं तो जो उसमें डिक्लाइन आया शेयर ऑफ मार्केट फंडिंग, अगर NBFC की बात करें, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क है इसलिए। और थर्ड पॉइंट है, ये रिस्क दिखाता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट की ओवर लीवरेज नॉन फाइनेंशियल सेक्टर और सिमरिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक लॉसेस जो आए हैं उसकी वजह से। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ये कौन इसको देखता है, यहाँ पे चेयरपर्सन जो है हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है। उनके अगर अंडर बात करूँ तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमेटी के चेयरमैन जो है RBI के गवर्नर है। फिर टेक्निकल ग्रुप की बात करूँ, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करूँ, तो यहाँ पे चेयरमैन जो है वो डेप्यूटी गवर्नर है RBI के। यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें जैसे DFS और DEA जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या क्या देखता है, एक तो कोऑर्डिनेशन करता है मिनिस्ट्रीज के साथ और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA ये सेक्टर स्पेसिफिक एजुकेशन है। सेकंड, ये देखता है स्पेसिफिक एजुकेशन। थर्ड है कि ये सपोर्ट करता है NCFE। NCFE क्या है, ये बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन है। सेकंड, ये क्रिएट करता है कंटेंट फाइनेंशियल एजुकेशन में। थर्ड है कि डेवलपमेंट डालता है ई लर्निंग मॉड्यूल पे और फाइनेंशियल एजुकेशन ऐप पे। फोर्थ है रिसर्च एंड एनालिसिस जो चीज़ होती है वो उसके अंडर हो जाती है। लास्ट है स्पेशल इनवाइट्स जो है NPCI, SRO, DFI और NGOs की। यहाँ पे पहला है डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट होता है, दूसरा है रिसर्च, तीसरा है कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट। 3.2 की बात करें तो यहाँ पे नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन NSFE 2020 से लेकर 2025 तक। रिसेंटली RBI ने रिलीज़ करा है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 5 साल का। और यहाँ पे फर्स्ट NFSE जो रिलीज़ हुआ था 2013 में हुआ था, और ये 5 साल का टेन्योर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे NSFE जो एम्पावर करता है वेरियस सेक्शन को एम्पावर करता है जो पॉपुलेशन की होती है, और ये डेवलप करता है नॉलेज, स्किल, बिहेवियर और बड़ी सारी चीज़ों को मैनेज करता है। NSFE रिकमेंड करता है मल्टी स्टेक होल्डर जो अप्रोच है इंपॉर्टेंट है, वो क्रिएट करती है फाइनेंशियल अवेयरनेस और एम्पावर करती है इंडिया को। NSFE जो है प्रिपेयर करता है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, और ये कंसल्ट करता है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन जैसे RBI, SEBI, IRDAI और बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ और स्टेक होल्डर्स जो है जो हमने अभी देख रखे हैं। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ये सेक्शन 8 में मेंशन है। कंपनी जो प्रमोट करती है RBI, SEBI के थ्रू, ये नॉन फॉर प्रॉफिट है। इसके हमने अभी इंडेक्स पे देख लिया, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल लिटरेसी रिस्पॉन्सिबल होगा पीरियोडिक मॉनिटरिंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ के लिए, ठीक है। स्टेटस क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी का, यहाँ पे NCFE कैरी आउट करता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूसिव फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे 2019 का, और ये कुछ इसकी की फाइंडिंग है। जैसे 27% जो रिस्पोंडेंट है उनने अचीव करा है मिनिमम टारगेट स्कोर, और यहाँ पे हर के पास एक कॉम्पोनेंट होता है फाइनेंशियल लिटरेसी का, फाइनेंशियल नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सब उसके अंदर आता है, और ये प्रिस्क्राइब करा जाता है OECD के द्वारा। ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ जोन ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें। रूरल इंडिया की बात करें तो ग्रुप्स है जो लोअर एजुकेशन है वहाँ पे, और ग्रुप ऑफ 18 उस पर ज़्यादा ग्रुप ऑफ 50 पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पेमेंट स्टेटस के ऊपर। RBI ने अनवील करा है फ्रेमवर्क जो कि अम्ब्रेला टाइप का है, मतलब बहुत बड़ा है, जो मैनेज करता है पेमेंट सिस्टम को। अम्ब्रेला एंटिटी क्या है,
एक सेटअप है, मैनेज करता है, ऑपरेट न्यू पेमेंट है जो रिटेल स्पेस कंप्राइजिंग है। और यहाँ पे सिर्फ एटीएम, वाइट लेबल POS नहीं आते हैं ना आधार कार्ड, बट बड़ी सारी चीज़ आती है, रेमिटेंस सर्विस और ये सारी चीज़ें। लास्ट ईयर RBI ने प्रपोज करा है कि वो एक ऑल्टरनेटिव अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट निकालेगी जो प्रिवेंट करेगी मोनोपोली और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। ये देखा गया है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कंट्रोल करता है 60% रिटेल पेमेंट का, वो बन चुका है टू बिग टू फेल। तो करंटली NPCI सोल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट कर रहा है रिटेल पेमेंट और सेटल सिस्टम का। इवन आपका फास्टैग भी NPCI करता है। तो NPCI के मतलब देख लेते हैं क्या है ये चीज़, क्योंकि बहुत बार पूछा जा सकता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव है RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन का। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम। NPCI का 10 प्रोमोटर बैंक्स कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, सिटी बैंक, HSBC, ICICI। और यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो होता है प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का, ये इसलिए हुआ था ताकि रोबस्ट हो पेमेंट और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो इंडिया का। आगे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये सेटअप हुई थी सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 का, पर बाद में 2013 में अमेंडमेंट आए थे, उसकी वजह से ये सेक्शन 8 में आ गया है कंपनीज एक्ट के। NPCI का एम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे होल बैंकिंग इंडस्ट्री को, फिजिकली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी, और ये ऑफर करता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच, IMPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, चेक टोकनेशन सिस्टम, रुपए और बड़ी सारी चीज़ें। की गाइडलाइंस क्या है इसका? ये एंटिटी ऑथराइज होती है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंडर 2007 का, और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है इंडिया के कंपनीज एक्ट 2013। एंटिटीज एलिजिबल जो हैं अप्लाई कर सकते हैं स्टेट ओन्ड और कंट्रोल रेजिडेंट जो इंडियन सिटीजन में आते हैं। यूईस के पास एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए 500 करोड़ का। ऑपरेशन होगा क्लियरिंग और सेटलमेंट का होगा, जो पार्टिसिपेशन बैंक पे होगी और नॉन बैंक्स पे होंगे। ये मैनेज करता है, आइडेंटिफाई करता है रिस्क और मॉनिटर करता है रिटेल पेमेंट जो सिस्टम डेवलपमेंट रिटेल इशूज़ पे होते हैं कंट्री में और इंटरनेशनली। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें पेमेंट सिस्टम के द्वारा, तो यहाँ पे एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है पाई क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉक्स है जो क्रिएट करता है अवेयरनेस NPCI प्रोडक्ट्स जैसे फास्टैग, रुपे, UPI और रियल टाइम बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ये डेवलप करा गया है बेंगलुरु के द्वारा एक स्टार्टअप कोर रोवर प्राइवेट लिमिटेड। NPCI एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने देख लिया है कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम देती है, और ये RBI का इनिशिएटिव है और 2007 की जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंडर आता है। डकपे क्या है? डकपे इम्पॉर्टेंट है, ये डिजिटल पेमेंट ऐप है जो लॉन्च करा गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा IPPB। ये ऐप यूज़ करता है डिजिटल फाइनेंशियल और असिस्टेड बैंकिंग सर्विसेज जैसे डोमेस्टिक मॉनेटरी ट्रांसफ़र और स्कैन और वटेवर। IBBP एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो डिपार्टमेंट ऑफ फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अगर बात करूँ इंडियन गवर्नमेंट, तो यहाँ पे 100% इक्विटी होती है। ये गवर्न करा जाता है RBI के द्वारा और प्रोवाइड करता है पेमेंट सर्विसेज जो पोस्टल नेटवर्क के थ्रू होती है इंडिया के, और ये अक्रॉस द नेशन स्प्रेड है। रुपए की बात करूँ तो ये फेज़ 2 में लॉन्च हुआ था भूटान में। रुपे कार्ड फेज़ 2 अलाउ करता है भूटानीज कार्ड को होल्डर्स को कि वो एक्सेस करते हैं इंडिया का भी। और यहाँ पे रुपे के बारे में बात कर लेते हैं। रुपे 2012 में आया था, एक इंडिजीनियस डेबिट क्रेडिट और इंटरनेशनल प्रीपेड और कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, और इसका जो एक्सेप्टेंस है ATM में भी है, POS डिवाइस में है और ई-कॉमर्स वेबसाइट पे भी है। तो आपने देखा होगा जब भी आप पेमेंट करते हो तो रुपए तो आता ही है। ये लॉन्च हुआ था NPCI के द्वारा, और प्रेजेंटली रुपे कार्ड जो इशू कराया जाता है 1100 बैंक के तरफ से इशू कराया जाता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी आता है, प्राइवेट सेक्टर भी आता है और रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं, कोऑपरेटिव भी आते हैं। इंडिया ने लॉन्च करा था रुपे कार्ड दुबई में, UAE, बहरीन, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया,
भूटान। ये इनिशिएटिव बिल्ड करता है नेसेसरी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर होता है, प्रोपेल करता है इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, या लेस कैश इकोनॉमी, वॉट एवर यू से। रिलेटेड न्यूज़ में क्या है, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी होती है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस समझ लेते हैं, बहुत बार पूछा जा सकता है नेफ्ट, RTGS और IMPS। आपने जब भी बैंकिंग का सर्विसेज आप देखते हो तो ये तो आप करते ही हो, मतलब तो ये वैसे भी फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर बात करो मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू, तो नेफ्ट में वो होता है, आप ₹1 भी कर सकते हो नेफ्ट में। RTGS के लिए आपको अमाउंट थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, 2 लाख का मिनिमम होना चाहिए RTGS ट्रांसफ़र वैल्यू। जो IMPS का भी सेम है। एक पेमेंट ऑप्शन का है, ऑनलाइन और ऑफलाइन है इसमें, नेफ्ट में, RTGS में भी सेम है, लेकिन IMPS का ऑनलाइन रहता है। मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू यहाँ पे 2 कॉमन है, बट ये इसमें है कि आपकी लिमिट नहीं है, मतलब लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लिमिट नहीं है RTGS और नेफ्ट में, पर IMPS में 2 लाख तक का है। सेटलमेंट टाइप क्या है इसमें, नेफ्ट होता है हाफ एन आवर में होता है, आपको आधा घंटा वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप कर सकते हो। RTGS और IMPS रियल टाइम पे होता है। सर्विस टाइमिंग भी अलग अलग होता है। नेफ्ट आपको 8 से 7 PM के टाइम पे होता है, जो वर्किंग डे होता है। RTGS और IMPS 24 घंटे रहता है। इनवर्ड ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या है, नो चार्जेस, लेकिन IMPS आपका बैंक के हिसाब से डिसाइड होता है। तो बस यहाँ तक का ये चार्ट है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 3.31, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ा है, तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लाके आपको मैं बता रहा हूँ। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RBI ने ऑपरेशनलाइज करा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF क्या है, एक 500 करोड़ का PDIF इंकरेज करता है एक्वायर्स को कि वो डिप्लॉय करे पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकल और डिजिटल मोड्स पे अवेलेबल हो। RBI ने इनिशिएटिव करा है, एक इनिशियल कंट्रीब्यूशन दिया है 250 करोड़ का, और कवर कर रहा है हाफ ऑफ द फंड। ये रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन जो है वो कार्ड इशूइंग बैंक पे होगा और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग कंट्री में होगा। ये रिसीव करेगा रिकरिंग कंट्रीब्यूशन जो कवर करेगा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो कि होगा कार्ड इशूइंग बैंक पे और कार्ड नेटवर्क्स पे। RBI ऑल्सो कंट्रीब्यूट करेगा ईयरली शॉर्टफॉल्स अगर नेसेसरी हो। POS क्या है, मशीन पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या है, इस फैसिलिटी के अंदर कैश विड्रॉल हो सकता है POS टर्मिनल से। कार्ड होल्डर्स विड्रॉ कर सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू या ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड जो इशू कराया जाता है बैंक के द्वारा। हालांकि क्रेडिट कार्ड नहीं इशू होता इस फैसिलिटी में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैश जो विड्रॉ होते हैं POS टर्मिनल से वो UPI के थ्रू होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो लिंक्ड है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करा जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ, ठीक है। यहाँ पे और देख लेते हैं हम क्या है यार। PIDF गवर्न करता है थ्रू एडवाइजरी काउंसिल और ये मैनेज होता है एडमिनिस्ट्रेट होता है RBI के थ्रू। यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि जो सेटिंग अप ऑफ द फंड है ये रिकमेंडेशन होती है कमेटी की, किस पे, डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट, और जो चेयर करते हैं नंदन नीलाकानी। लास्ट ईयर RBI ने अनाउंस करा है कि वो सेटअप करेगी एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड जो कि इम्प्रूव करता है आपका लास्ट माइल पेमेंट नेटवर्क इंडिया में। PIDF स्कीम क्या है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो एम करता है इंक्रीज करता है डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस टायर 3 और टायर 6 तक, और ये फोकस करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। स्कीम टारगेट मर्चेंट प्रोवाइड करता है एसेंशियल सर्विस जैसे हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट पेमेंट, किराना। PIDF सब्सिडाइज करता है बैंक्स को और नॉन बैंक्स को कि वो डिप्लॉय करे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि स्पेसिफिक टारगेट्स पे बेस्ड हो। पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है कार्ड पेमेंट, ये कवर्ड होता है स्कीम के अंडर। फिजिकली POS पॉइंट ऑफ सेल ऑफ टर्मिनल, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस और क्विक रिस्पॉन्स कोड बेस्ड पेमेंट। यहाँ पे कुछ फीचर्स है जैसे स्कीम के मैनेज करता है एडवाइजरी काउंसिल जो RBI के थ्रू होता है। ऑपरेशनल होता है 2 साल के लिए और एक्सटेंड भी हो सकता है। फंड जो है उसका जो अमाउंट होना चाहिए 345 करोड़ होना चाहिए और 250 RBI के थ्रू होता है, 95 होता है आपका
कार्ड नेटवर्क के थ्रू। और फोर्थ है, ये एम करता है, क्रिएट करता है 30 लाख न्यू डिजिटल पेमेंट जो टच करता है एवरी ईयर। यहाँ पे अदर रिकमेंडेशन क्या है कमेटी की, ये हमें समझना चाहिए। और ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा है, नंदन नीलेकेनी। रिमूव करता है इम्पोर्ट ड्यूटीज पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस से, और वेव करता है जीएसटी जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस पे होती है। ट्रांजेक्शन चार्जेस जो होते हैं वो 500 तक के हो सकते हैं। गवर्नमेंट पेमेंट जो होना चाहिए डिजिटल मीन्स के थ्रू होना चाहिए, जिसमें पेमेंट ऑफ सर्विस आती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आते हैं और सैलरीज और पेंशन आते हैं। यूज़ ऑफ वैलिडेशन सर्विस जैसे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और एनपीसीआई जो रिड्यूस करता है इंसिडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन फेलियर। और यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट और आधार डिटेल्स भी है। डेडिकेशन जो है इसका वो ग्रीवेंसेस एंड रिड्यूसल मैकेनिज्म पे है, पर्टिकुलरली जो वनरेबल लैंग्वेज पे, और प्रोसेस करता है कनेक्टिविटी और ऑथराइज करता है, ऑथेंटिकेशन देता है एरर्स का डीबीटी में। डिजिटल पेमेंट सब कमेटी क्या है, सेटअप होती है स्टेट लेवल पे, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैप देती है, आइडेंटिफाई करती है गैप, और आरबीआई को डेवलप करती है फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स। और यहाँ पे इसी के साथ ही ये ख़त्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बायलैटरल नेटिंग। बायलैटरल नेटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, अगर मान लो ए ओन्स करता है कुछ 25,000 और बी ओन करता है कुछ 10 लाख, तो उसमें कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, जैसे 75,000 देने होंगे बी को। तो ये बायलैटरल नेटिंग है सिंपल में, सिंपल शब्दों में। रिसेंटली बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट 2020 का इनेक्ट हुआ है। वो उसका एम यही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और प्रोमोट करे कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन मार्केट में। बायलैटरल नेटिंग बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है जो दो काउंटर पार्टीज़ को फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट पे लाता है और ऑफसेट क्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर करता है, और डिटरमाइन करता है सिंगल नेट पेमेंट ऑब्लिगेशन जो होता है वन काउंटर पार्टी टू अदर। यहाँ पे नेटिंग रेफर करता है एक ऑफसेटिंग ऑफ क्लेम्स जो अराइज करती है डीलिंग बिटवीन द दो पार्टी, ताकि वो डिटरमाइन करे नेट अमाउंट। और आप जैसे उसमें देख सकते हो तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जनरली क्या होता है यहाँ पे मल्टीलैटरल नेटिंग एग्रीमेंट अलाउ करता है काउंटर पार्टीज़ को कि वो ऑफसेट क्लेम कर सकता है एक दूसरे के अगेंस्ट जो होता है सेंट्रल काउंटर पार्टी, और क्लियर कर सकता है हाउस अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2015। पहले क्या होता था, इंडियन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉ परमिट नहीं करता था बायलैटरल नेटिंग, पर अब अलाउ करते हैं मल्टीलैटरल नेटिंग। इंडिया में बात करूँ तो बायलैटरल नेटिंग 40% होती है टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स की, और 60% मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। नेटिंग एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो एडवांस इकोनॉमीज में होती है, और सेटलमेंट नॉट जो होता है वो नेट पोजीशंस पे होता है इन बायलैटरल और मल्टीलैटरल फाइनेंशियल अरेंजमेंट रादर देन ग्रॉस पोजीशन। यहाँ पे मेजर जो जुडिशन है वो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, इनके पास लीगल प्रोविजन है। ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी क्या है, एफएसआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, और बेसिल कमेटी है जो बैंकिंग सुपरविजन पे देखती है। बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्ट 2020 क्या है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है बायलैटरल नेटिंग और एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, जो कवर करता है ओटीसी मतलब ओवर द टॉप या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक्ट करता है, प्रोवाइड करता है डेजिग्नेशन जो बायलैटरल एग्रीमेंट पे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, या कोई भी ट्रांजेक्शन जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अथॉरिटी के द्वारा हो, जैसे सेबी, आपका आरबीआई, आईआरडीआई, आईएफएससीए और वट एवर। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन जो है नेट अमाउंट पेबल का वो क्लोज आउट नेटिंग में आता है और वो टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है। इम्पोजिशन की बात करो तो कुछ सर्टेन लिमिटेशन है, पावर्स ऑफ एडमिशन प्रैक्टिसर। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ पे, डेरिवेटिव डिफाइंड है एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी जहाँ पे प्राइस ऑफ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो डिराइव होता है प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। कॉमन जो होते हैं वो ऑप्शंस, फ्यूचर, फॉरवर्ड्स, वारंट्स और स्वैप्स होते हैं। ओटीसी क्या है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, ट्रेड होते हैं दो पार्टीज़ के बीच में, बायलैटरल नेगोशिएट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता किसी, या कोई बिचौलिया नहीं होता था। क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, क्यूएफसी, ये बायलैटरल
कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो नोटिफाई कराता है एज QFC दो क्वालिफाइड फाइनेंशियल मार्केट के बीच में, जहाँ पे एटलीस्ट वन पार्टी रेगुलेट हो किसी रेलिवेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, बायलैटरल नेटिंग के आप एडवांटेज देख लो ना कि रिस्क को कम करता है, कैपिटल बर्डन कम करता है ये सब, और रिड्यूस करता है हेजिंग कॉस्ट और लिक्विडिटी नीड, और एफिशिएंट है ये। नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है इसका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA। रिसेंटली IFSCA ने रिलीज़ करा एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो टैप करता है इनोवेशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन पे, फिनटेक। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी सेटअप करता है एक ऑब्जेक्टिव, और उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि डेवलप करें एक वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब जो कि लोकेट हो गिफ्ट सिटी में, जो गांधीनगर में, गुजरात में। ये इंडेवर करता है, इंकरेज करता है प्रमोशन ऑफ फिनटेक इनिशिएटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में और फाइनेंशियल सर्विसेज पे, और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और बड़ी सारी फंड मैनेजमेंट को। डायरेक्शन की बात करूँ तो IFSCA ने इंट्रोड्यूस करा एक फ्रेमवर्क रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इस सैंडबॉक्स के अंदर क्या होगा, जो ऑपरेशन हो रहा है कैपिटल मार्केट में या बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस पे, वो गारंटीड होगा और सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटीज़ होगी और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएगी जिसमें बहुत इनोवेशन होगा। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, ये रेफर करता है लाइव टेस्टिंग जो नई प्रोडक्ट्स की होती है, सर्विसेज की होती है, कंट्रोल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे रेगुलेशन परमिशन देगा, कुछ सर्टेन रेगुलेशन रिलैक्सेशन का, और लिमिटेड टेस्टिंग होगा। तो इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री की बात कर लेंगे। पहला है पेमेंट बैंक, मोबाइल वॉलेट्स और पेमेंट गेटवे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे इसके अंडर आते हैं। ATM और एमपोस जो है सारे। अगर ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो बैंक यहाँ पे लेंडिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, NPS आता है और MF आता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे सेकंड लास्ट है ये IFSCA ने प्रिस्क्राइब करा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो REIT और इनवाइट देता है IFSC में, और ये रजिस्टर्ड होता है इनमें बेसिकली, और परमिट देता है इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में होती है रिस्पेक्टिवली, इंडिया या किसी भी फॉरेन जुरिसडिक्शन में। परमिशन जो ग्लोबल पार्टिसिपेशन को मिलती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। REIT और इनवाइट जो है इनकोऑपरेट करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बॉडी है जो लिस्ट करती है कुछ स्टॉक एक्सचेंज गिफ्ट IFSC में। इनवाइट एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो म्यूचुअल फंड जैसा ही है कुछ, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है इंडिविजुअल से, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके अर्न करते हैं। REIT लिस्टेड एंटिटीज़ है जो ओन ऑपरेट करती है, मैनेज बिल्डिंग करती है, प्रॉपर्टीज करती है, जो जनरेट करती है इनकम। इनवाइट और REIT रेगुलेट होती है सेबी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी फ्रेम पे। हम एंड कर रहे हैं थर्ड A का पार्ट ये, लाइक से सब्सक्राइब करें चैनल को, और सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा इसका। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।